ट्रांसलेटर्स, ये है हमारा टॉपिक जो सा है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का है। ठीक है जी। छोड़ दें मुताहर, अब अगली बात, अगली कहानी सुननी है। सारों ने अब अगली कहानी सुननी है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना कंप्यूटर्स के, तो कंप्यूटर के साथ हमेशा आप कम्युनिकेट करते हैं वाया सम प्रोग्राम, वाया इंस्ट्रक्शंस। ऑलवेज कंप्यूटर को कोई बात बताई जाती है तो इट्स अ सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में जाके उसको एक मैसेज कन्वे करना होता है, और उस मैसेज को कंप्यूटर ने क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है एक ऐसी जुबान के अंदर जो जुबान कंप्यूटर को समझ आती है। तो कंप्यूटर को सिर्फ क्या चीज़ समझ आती है, मशीन कोड्स समझ आते हैं। मशीन कोड्स क्या होती हैं, ऑल दोज पल्सेस और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो हार्डवेयर जो इंसान प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब जब मैं कंप्यूटर के अंदर बात करता हूँ तो कंप्यूटर के अंदर क्या मैसेजेस आर सेंट वाया प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, मैसेजेस आर सेंट टू कंप्यूटर्स वाया इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस जब ज्यादा सारी होती हैं इनका नाम क्या बन जाता है, प्रोग्राम्स बन जाता है। ज्यादा सारे प्रोग्राम्स मिलके क्या बना देते हैं, सॉफ्टवेयर्स बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दे मस्ट बी इन कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, बट समटाइम दे आर नॉट। किसकी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है, प्रोग्रामर की, द पर्सन हु गिव्स द इंस्ट्रक्शंस, उसकी फॉर्मेट में होती है। बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, we understand the English language, we understand the Urdu language, we understand the French language, we understand the Chinese language। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन इंसानों के साथ भी किस तरह का होता है, इसी तरह से बात करके। आप अंग्रेजी में कोई बात करके बता सकते हैं। तो वी मेक सर्टेन प्रोग्राम्स, वी मेक सर्टेन सॉफ्टवेयर्स। हम इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जिसमें ऐसे मैसेजेस लिखे हुए हों जो मोर और लेस क्लोज टू ह्यूमन दुनिया के मैसेजेस से मुशाबिहत रखते हों, रिजेम्बलेंस रखते हों। हम लोगों ने इस पूरी दुनिया में अपने आप को हाई लेवल बोल दिया है, और कंप्यूटर को जो बोला, जो इसकी जुबान है, हम इसको लो लेवल बोलते हैं। बिकॉज इसकी जुबान सिर्फ यही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। हम क्यों अपने आप को हाई लेवल बोलते हैं, बिकॉज हमने ही ये चीज़ बनाई है, तो वी आर हायरार्किकली अबव इट। ठीक है, अब AI जनरेट हो जाए, आखिर में AI सेल्फ प्रोग्राम्स बनाने लग जाएगी, तो वो क्या होगी, वो हमसे भी हाई लेवल पे चली जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसीलिए उसको कहा जाता है वो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। ठीक है, खैर इंस्ट्रक्शंस क्या, इंस्ट्रक्शंस दे नीड क्या, ट्रांसलेशन इनको चाहिए होती है। अभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये दो तरह की हो सकती हैं, या तो ये इंस्ट्रक्शंस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होंगी, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होंगी, या ये इंस्ट्रक्शन किसकी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होंगी, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होंगी। मशीन इसमें मैं किसको बोल रहा हूं, मैं आपके कंप्यूटर को मशीन बोल रहा हूं। इसके अंदर मैं आपके हार्डवेयर जो सा पार्ट है प्रोसेसर का, उसको मैं मशीन बोल रहा हूं। मैं आपके रजिस्टर्स को मशीन बोल रहा हूं, मैं आपके सिस्टम क्लॉक को मशीन बोल रहा हूं, मैं आपके कंट्रोल यूनिट को मशीन बोल रहा हूं। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये तमाम मशीन इसको बोली जाती है। अब मशीन में भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, लेकिन इट इज समथिंग दैट ह्यूमंस या प्रोग्रामर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो सिर्फ वंस एंड जीरोस ही होते हैं, वो उस तरह की इंस्ट्रक्शंस एंड पल्सेस की सूरत होती है। लेट द मशीन हैंडल इट, वी डू व्हाट, हम लोग काम करते हैं दो तरह की उसके अंदर। तो जब लैंग्वेज की बात की जाती है तो लैंग्वेज या तो लो लेवल होती है, या तो लैंग्वेज इटसेल्फ हाई लेवल होती है। अब जो लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है, ये जो लो लेवल है, इसमें दो बातें आती हैं। एक तो मशीन की इटसेल्फ अपनी जुबान, जो कि सिर्फ मशीन की जुबान है। तो आप कभी मशीन नहीं बन सकते अनटिल और अनलेस आप रोबोट बन जाएं। समझ आ रही बात है कि नहीं? सो लो लेवल में हम लोग कौन सी जुबान की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं, असेंबली की तरफ देते हैं। ये भी एक लैंग्वेज है जिसको क्या कहा जाता है, असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज में आपको पता है क्या चीजें होती हैं, न्यूमोनिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड एक होता है इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट, एंड इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, एक फॉर्मेट जिसको फॉलो किया जाता है। मेरी बात समझ आ रही है कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में दो सिंपल कैटेगरीज हैं, ठीक है, और वो भी किस बेस के ऊपर, इनके ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर्स की बेस के ऊपर। हाई लेवल प्रोग्राम कौन से वाले होते हैं,
ये आपके ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जो चीजें समझ आती हैं, ठीक है, क्लोज टू ह्यूमन। एक आ जाता है आपका कंपाइल्ड प्रोग्राम्स आ जाते हैं, बल्कि उसको एक होता है ना असेंबली लैंग्वेज है, बस एक है हाई लेवल लैंग्वेज है, सिंपल इस तरह से। जैसे वहां पे लो लेवल में मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पे वो वाली लैंग्वेज जिसको कंपाइलर्स के जरिए ट्रांसलेट किया जाता है, या वो वाली लैंग्वेज जिसको इंटरप्रेटर्स के जरिए ट्रांसलेट किया जाता है। तो हमारे इसमें ट्रांसलेटर्स कितने हैं? 2 किस्म के हैं। अब द ट्रांसलेटर्स कौन से वाले हैं? ये कंपाइलर भी ट्रांसलेटर है, ठीक है, और दूसरा कौन से वाला है? इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब असेंबली लैंग्वेज में मैंने कहा न्यूमोनिक्स भी होते हैं और इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। अब न्यूमोनिक्स कौन से वाले? हर एक न्यूमोनिक यानी कि वो शॉर्ट कोड LDD हो गया, MUV हो गया, CMP, JPE, इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस है जिसको ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है। इसका जो सा ट्रांसलेटर है उसको आसान अल्फाज में क्या कहा जाता है? असेंबलर कहा जाता है। ये कौन है इसका? ये है इसका ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ये क्या है इसका? ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात की जाए तो हम दोनों ट्रांसलेटर्स की तरफ आएंगे। लो लेवल, हाई लेवल के जो ट्रांसलेटर्स हैं, कौन से वाले? कंपाइलर है और एक है इसके पास इंटरप्रेटर का। जब मैं असेंबलर की बात करता हूं, ओनली असेंबली लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो लिखे हुए प्रोग्राम्स होते हैं उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कराने के काम आता है। ये सिर्फ उसको ट्रांसलेट करता है। हर इंस्ट्रक्शन को एक इंस्ट्रक्शन के अंदर आगे जाके ट्रांसलेट करता है और एट द एंड इसके अंदर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बनती है। मैं लेट मी सी इफ वी इन द स्पेसिफिकेशन, बस हाँ, सिंपल असेंबलर का ज्यादा डिटेल नहीं है, बट असेंबलर इज वन ऑफ द टॉपिक। तो जब मैं ट्रांसलेटर्स की बात करता हूं तो ट्रांसलेटर इज इन फैक्ट, ये सॉफ्टवेयर्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सॉफ्टवेयर्स की बात की जा रही है। कुछ सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर में एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। जो ट्रांसलेटर्स हैं वो एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बन के आते हैं, जो बाकी सॉफ्टवेयर को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, उसको समझा रहे होते हैं हार्डवेयर को कि इसका मतलब क्या है, इनकी जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। बात क्लियर हो रही मेरी कि नहीं? तो ट्रांसलेटर्स ये सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाले सॉफ्टवेयर, सो दैट आपकी जो यूजर वर्ल्ड है और एक है बीच में मशीन की एक अपनी दुनिया है, इनके बीच में कौन मौजूद है? इनके बीच में कौन मौजूद है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर इनके बीच में मौजूद है। इनके बीच में कौन मौजूद है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मशीन वर्ल्ड कौन सी वाली है? आपको मालूम है, हार्डवेयर की बात कर रहा हूं। जिस तरह से हार्डवेयर मैंने विजुअलाइज करवाया था, आपका प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर्स हैं सारे, आपकी बसेस हैं, उसके अंदर आपकी कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, ठीक है, आपका कंट्रोल यूनिट है, उसके अंदर ALU है, उसके अंदर। समझ आ रही बात है कि नहीं? आपको CPU पूरा एज अ होल वो है, मेन मेमोरी है, ये सारे आपके हार्डवेयर वर्ल्ड है। ये मशीन वर्ल्ड इसको बोलते हैं। यूजर की वर्ल्ड कौन सी वाली है? यूजर की सॉफ्टवेयर वर्ल्ड है। सॉफ्टवेयर वर्ल्ड है। कुछ चीजें यूजर के पास किस तरह की है? वो हार्डवेयर की शक्ल में, जिसको दोबारा कंप्यूटर तक मैसेज जब पहुंचाना होता है पल्सेस की सूरत में, वही है कि सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर के साथ क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। रिजल्ट्स आपको किस तरह से बताए जाते हैं? IO डिवाइसेस के जरिए, ठीक है। सो मुख्तलिफ, और ये जो लैंग्वेजेस भी है, मैंने कहा एक लो लेवल की लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल की लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोज टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, दे आर क्लोज टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले, अब मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा लंबी डिटेल है, मैं जरा लो लेवल के ऊपर आपके नोट्स बनवाऊंगा। तो लो लेवल के ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। Assembler is a translation. Assembler is a software. Assembler is a software that translates the program written in the programs written in
assembly language translates the program written in assembly language into machine code एक असेंबलर का एक और काम भी होता है आफ्टर ट्रांसलेशन। हो सकता है ये डायरेक्टली मेन मेमोरी में आफ्टर असेंबलिंग आफ्टर ट्रांसलेशन डायरेक्टली मेन मेमोरी में जाके डेटा को स्टोर कर ले, या डायरेक्टली मेन मेमोरी में से जाके डेटा को फेच करे एज कॉम्पैक्ट इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर जस्ट एग्जीक्यूटेड, या ये उन इंस्ट्रक्शंस को एज अ होल एक किसी कह लें कि बीच में क्या बोलते हैं दरमियानी कोई आर्बिट्रेरी किस्म की एक वर्चुअल जगह में जाके रख सकता है, वहां से भी ये ट्रांसलेट कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है, एक है हार्ड डिस्क ड्राइव, एक है मेन मेमोरी और एक है आपका जो प्रोसेसर है, ठीक है। अब जब मेन मेमोरी में हर इंस्ट्रक्शन अगर इंडिविजुअली पड़ी हुई ना, एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करेगा तो एक कोई काम परफॉर्म होगा। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन एक नाम से ही जाहिर है, वन इंस्ट्रक्शन, लाइक डूइंग नथिंग एल्स, जस्ट वन इंस्ट्रक्शन। लाइक कंप्यूटर के वो लाखों करोड़ों कामों में से कोई एक काम उस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है वो उसकी एक कमांड होगी, वो एक फिजिकल कोई काम परफॉर्म होगा। तीसरी इंस्ट्रक्शन को तीसरा काम परफॉर्म होगा। इफ द प्रोग्राम इज दिस मच वेल ऑर्गेनाइज्ड कि एक इंस्ट्रक्शन को ब्रेकेजेस की जरूरत ना पड़े इनटू फर्दर मोर इंस्ट्रक्शंस फॉर द ट्रांसलेशन। अगर एक इंस्ट्रक्शन एक ही ट्रांसलेट कर रही है, एक ही मशीन कोड की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि बस वो मेन मेमोरी में डेटा रखे, वहां से उठाए, प्रोसेस करे, दोबारा प्रोसेस करके जो रिजल्ट्स है मेन मेमोरी में रख दे, अदरवाइज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। क्लियर हो रही मेरी बात? या उनकी मशीन कोड जो है वो मेन मेमोरी में जाके क्या कर दे, रख दे। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं समझ आई मेरी बात? नहीं समझ आई? आगे समझ। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी नहीं होती कि बस एक इंस्ट्रक्शन है तो दैट्स डन। समटाइम इंस्ट्रक्शंस यानी कुछ कमांड्स होती है प्रोसेसर के लिए, प्रोसेसर नीड्स टू ब्रेक देम इनटू फर्दर मोर इंस्ट्रक्शंस। क्लियर हो रही बात है कि नहीं? तो उसकी जो ब्रेकेजेस होंगी वो लाजमी नहीं है कि मेन मेमोरी में उसी ऑर्डर में से चल रही हो, उसके लिए कोई और मेमोरी भी डिजाइन की जाएगी जो उसकी कह लें कि इंटरमीडिएट स्टेट्स को अपने पास स्टोर कर रही होगी। रिजल्ट आने से पहले इंटरमीडिएट स्टेट्स होती है ना, जैसे आप मैथ्स का एक सवाल करते हैं, समटाइम आपको कुछ रफ वर्क में कुछ और भी करना पड़ता है, तो आप अपने नॉर्मल प्लान में आप उसको नहीं लिखते, आप किसी साइड पे जाके करते हैं, यार रफ वर्क में जाके आप करते हैं। लेकिन रफ वर्क भी तो कोई ना कोई जगह थी ना जहाँ पे आपने लिखा था, माइंड से नहीं कर पा रहे थे। तो इसी तरह मेमोरी में भी क्या चीज़ होती है, कुछ जगह मेमोरी में एक अलग से भी रखी जाती है जहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ एडिशनल काम किया जाता है, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं देन दे आर ब्रॉट बैक इनटू द मेन फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। कहानी समझ आ रही है कि नहीं? तवज्जो से सुननी है सारी बात। तो ये एक मैं वैसे डिटेल बता रहा हूँ इसकी। असेंबलर सॉफ्टवेयर का कुछ सिमिलरिटी भी है हमारी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। अब ये इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है कि इसकी हर इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसलेटेड इनटू मेनी मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस, तो इसको तो चाहिए ही चाहिए एडिशनल मेमोरी। ये तो एक इंस्ट्रक्शन तो कभी भी एक मशीन कोड उसमें नहीं सॉल्व होती, इसमें इंस्ट्रक्शन भी नहीं, इसमें स्टेटमेंट्स बोलते हैं। जो आप प्रोग्रामिंग की दुनिया की एक बात आप एक लिखते हैं, लाइन लिखते हैं, वो एक स्टेटमेंट कहलाती है। वन स्टेटमेंट इज ट्रांसलेटेड इनटू मेनी मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे वन स्टेटमेंट इज ट्रांसलेटेड इनटू वन मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। लिखें इसकी ये बात भी, जल्दी लिखें प्लीज, टाइम कम है। वन इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसलेटेड इनटू वन मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। अभी मैं सिर्फ असेंबलर की बातें बताऊंगा। वन मशीन कोड इंस्ट्रक्शन, one machine code instruction, specification says assembler software for translation of assembly language। हाँ ओके, यहाँ तक बात समझ आई? ये बात, दो बातें पढ़ ली। तीसरी बात ये लिखें, assembler software after translation produces an executable file। assembler software after translation produces an executable file। assembler software
after translation produces an executable file, ब्रैकेट में लिखें .exe, produces an executable file, ब्रैकेट को क्लोज करें, which means that this exe file can run on any system without the assembler software present in that system. इससे एक ये फायदा भी हो सकता है, once the programs are assembled, the main instructions could be kept private and only the exe file could be distributed for the public use. Your instructions, your logics would not be stolen by anyone. They will not be plagiarized by anyone. You will be the owner of the actual logic. Only the people who are using the software, they will only have the exe file. Developers हमेशा क्या करते हैं, ये चालाकी होती है developers की, एक दफा वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं and after just making a software, वो उसके अंदर सिर्फ माइनर चेंजेस करके मुख्तलिफ क्लाइंट्स को वो सेल कर रहे होते हैं. जैसे अ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, अ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन केमिस्ट शॉप, अ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर एनी सुपरमार्केट. The software, it's the same thing. The whole concept is the same. The main logic is the same. QR code read होगा, आपके स्टॉक में से स्टॉक इक्वल टू स्टॉक -1 होगा, and if that particular stock reaches to a certain level, ऑटोमेटिक रीऑर्डर लेवल प्लेस कर दिया जाएगा. अब ऑटोमेटिक रीऑर्डर लेवल पॉपअप्स की सूरत में भी आ सकता है. एट द एंड ऑफ द डे इट कुड बी मेड एज अ लिस्ट कुड बी मेड ऑफ ऑल द आइटम्स which has dropped to the reorder level, or an email could be generated to the distributor or the supplier to provide with more flana data. सिर्फ वो वाला आगे सप्लाई, बिकॉज सिस्टम हैज ऑटोमेटिकली जनरेटेड अ रिक्वेस्ट. बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अरे सो इट कुड बी मैनेज्ड वेरी इजीली. तो एक दफा डेवलपर एक कोड बनाता है और उस कोड को बनाने के बाद फिर क्या करता है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है. माइंड इट, इन फ्यूचर इफ आई टॉक अबाउट 2024-25, post 2029, by the time you guys will graduate, computer will be doing so many things by itself. The things that are currently being done by software developers, systems will do it by themselves. Are you getting my point ke nahi? If you guys still just goes like the method of 1980s, study, go to the university, again do the degree, get into the market and just start making new softwares. आप लोग एक बहुत अजीब सी दुनिया में रह रहे हैं फिर, अगर आप ऐसे सोचते हैं. ठीक है, दुनिया आपसे बहुत आगे निकल चुकी है. अभी भी जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करेंगे, आपका जो AI सिस्टम्स हैं, AI सर्च इंजन्स हैं या AI बॉट्स हैं, वो खुद जनरेट करते हैं. नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक न्यू सॉफ्टवेयर्स. आपकी तो छुट्टी होगी ना बीच में से, क्या ख्याल है? आपकी तो छुट्टी होगी, तो आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं फिर? तो वो बन चुके होंगे ना, आप तो नहीं बनाएंगे ना. उस बाय द टाइम ऑफ 2030 वो सॉफ्टवेयर किस हद तक ग्रो कर चुके होंगे. 4 साल बाद जब इंसान पढ़ता है तो वो कितना लिटरेट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में. दुनिया आपसे बहुत आगे पहले से ही है. मैं फिर बता रहा हूँ, आप बात तक नहीं पहुंच रहे हैं क्या. देखो यार, जितनी रिसर्च होती है, रिसर्च करने के लिए वो चंद एक लोग होते हैं ना जो पूरी दुनिया में रिसर्च कर रहे होते हैं, जो थोड़े चैंपियन टाइप के होते हैं, जिनकी रिसर्च पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है. सॉफ्टवेयर डेवलपर, अभी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं ये जो काम कर रहे हैं. इतनी आसान बात बोल रहा हूँ आपसे कि कोई भी बच्चा इसको समझ ले. 2030, पोस्ट 2030 वो सारे काम AI खुद करेगी. AI एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो खुद से ताकतवर ना बनाए, लेकिन खुद से कम वाला तो बना लेगी ना. लेकिन वो वाले बनाएगी जो आजकल की दुनिया में ग्रेजुएट्स बना रहे हैं. तो AI अभी तो टॉडलर है, हमेशा तो टॉडलर नहीं होगा ना. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेबी फील्ड नाउ. ठीक है, अभी थोड़ा सा ये ग्रो कर रही है, और ये ग्रो इस तरह से नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इसकी, बिकॉज दुनिया में हर जगह लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, न्यू चीज़ें बन रही होती हैं, तो दुनिया इसकी तरफ जा रही है.
तो ये सिर्फ तब उन लोगों की जरूरत पड़ेगी जो AI में वो सिस्टम बनाएंगे जो बाकी सिस्टम्स बनाएंगे। तो वो सिस्टम कौन बनाएगा? आम बंदा नहीं बना सकता। उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्या चीज़ चाहिए होगी? नॉलेज चाहिए होगी। डिटेल्ड नॉलेज किस तरह से मिलेगी? इस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह से आप लोग चलेंगे। तो आपको along with your academics you have to excel in your skills as well। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब अभी आप अगर कहते हैं ना कि मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, तो बस फिर मुस्तकबिल में यू विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द चैलेंजेस दैट यू गाइज आर गोइंग टू फेस। बात समझ आ रही है कि नहीं? ना मर्द और ना औरतें, मैं फिर बता रहा हूँ, वल्नरेबिलिटी ऐसी लेवल की आ रही है कि जैसे नहीं पुराने ज़माने के अंदर एक कौम जो सिर्फ तलवारें और डंडे थे जिनके पास इस तरह के हार्डवेयर वाले हथियार थे, और एक थी जिसके पास वेपन बन गया था, तो जीतती कौन थी हमेशा? वेपन, और जिनके पास बुलेट्स और बारूद वाली बंदूकें थी हमेशा वो जीतते थे। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा तो ओपोनेंट्स को समझ ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं हमारे साथ, ये तो इतने फासले से ही हमें उड़ा देते हैं। ये ऐसी कोई इनके पास जादुई शक्ति है, जादुई इनके पास एक ऐसी कोई वो सिस्टम है इनके पास कि तो दूर से ही बंदे को मार देते हैं। तो पास आके स्किल्स तो चेक ही नहीं होती इसमें कि कौन अच्छा तलवारबाज है। तो कितने वॉरियर्स मरे होंगे इसी तरह से, बताएं मुझे। मरे होंगे ना, जो अपने वक्त के बड़े बड़े कह लें हरक्यूलियस होंगे। वो तो बुलेट के आगे आके कौन खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता, वो मर जाएगा। यही बात आपको समझा रहा हूँ कि पहले से जो न्यू चेंजिंग ट्रेंड्स हैं दुनिया के, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अगर आप कोई पुराने बच्चों की तरह से चलते रहें, नो वन इज गोइंग टू टीच यू एनीथिंग पोस्ट योर एजुकेशन। एजुकेशन के बाद आपको कोई नहीं कुछ सिखाने वाला, बिकॉज क्यों अपना टाइम ज़ाया करेंगे? मशीन कर रही है ना वो काम, आपको क्यों हायर करेगा कोई? मैं क्यों करूँगा एक बंदे को हायर जब मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी? तो स्किल्स सीखना ज़रूरी है। एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, इस तरह की स्किल्स लाजमी आनी चाहिए। इसीलिए कहता हूँ कुछ भी करो, स्किल्स लाजमी आनी चाहिए किसी भी किस्म की। रोबोटिक्स सीखें, AI सीखें, ट्राई टू डेवलप न्यू थिंग्स सो दैट यू गेट इनटू द सिस्टम ना, पहले एज सून एज पॉसिबल। वेल, ये बात समझ आइए, एक्जी फाइल इसकी बनती है विच कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट द assembler software itself। डन हो गया? उसको ना, it is impossible to reverse engineer because exe file is only the file which is understandable by the machine, not even the programmer itself। अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बन ही नहीं सकता जो कि उसको रीट्रांसलेट करे दोबारा मेन असेंबली लैंग्वेज के अंदर। बिकॉज जब अप से डाउन की तरफ, जब हायरार्की में चीज ट्रांसलेशन की तरफ आती है, तो नॉट ओनली असेंबलर बट देयर आर आल्सो लिंकर सॉफ्टवेयर एंड लाइब्रेरी रूटीन्स। लाइब्रेरी प्रोग्राम्स किस वक्त किस तरह से ऐड करते हैं वो भी बीच में शामिल होती है। तो कोई एंटी लाइब्रेरी अभी तक नहीं बनी। समझ आ रही बात की नहीं? लाइब्रेरी प्रोग्राम्स दे वर dynamic link libraries, they got involved with the main source code and they created an object code, or they created a translated version of the code which is also known as intermediary version of the object code। उसकी जो फाइल, सुनना जरा, उसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है .ini, .in ही बोलते हैं उसको, यानी कि इंटरमीडियरी कोड होता है वो। स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रांसलेटेड बट पार्शियली ट्रांसलेटेड। उस पार्शियल ट्रांसलेशन में अब दोबारा लिंकर सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, लिंकर सॉफ्टवेयर्स भी अटैच होते हैं। लिंकर सॉफ्टवेयर के साथ डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज भी साथ आके अटैच होती हैं। वो उसको फर्दर क्या करती हैं, मजीद एक और कह लें कि एक राउंड देती हैं ट्रांसलेशन का, जो फिर वंस एंड जीरोस और मशीन को बात समझ आती है कि अच्छा कैसे करना है ये। ठीक है बात के नहीं? तो जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है देन वो रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होती, क्योंकि वो अब लिंकर्स भी दूर हो जाते हैं उससे, डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज भी दूर हो जाती हैं। वो इन्हीं के अंदर इंटरमीडियरी फाइल भी नहीं बन सकती और इंटरमीडियरी से वो ऑब्जेक्ट कोड की तरफ भी नहीं जा सकती। यही इसका फायदा होता है कि वंस एक्जी फाइल इज क्रिएटेड या एक्जी फाइल इज जनरेटेड, एक्जी फाइल जनरेट ही तब होती है व्हेन यू हैव नो एरर्स इन द असेंबली प्रोग्राम। क्लियर होगी मेरी बात की नहीं? अब एरर्स आपके रिमूव हो गए, नाउ यू कैन जस्ट डू व्हाट, आप अपने उस एक्जी फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करें जिस मर्जी को देना है विदाउट द फियर ऑफ योर कोड बीइंग या गेटिंग कॉपीड बाय एनीवन एल्स। ठीक है? एक्जी फाइल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द जनरल यूज, एक्जी फाइल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द जनरल यूज विदाउट द फियर ऑफ द of the code getting copied by without the fear of the code getting copied by
anyone else. ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आई? एंड असेंबल्ड प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं दे रन क्विकर ऑन द हार्डवेयर, इनको ट्रांसलेशन में इतना वक्त नहीं लगता, ठीक है, ये जल्दी जो सा नेटवर्क हो जाते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, जल्दी ट्रांसलेट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज कहाँ पे इस्तेमाल होती है? हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के अंदर। रोबोट्स जहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे डिसीजंस जल्दी लेने होते हैं ताकि ट्रांसलेशन डिले ना आए उसके अंदर। ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? रोबोट्स देखें ना, मिसाल के तौर पे आई एम मेकिंग एन ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट, ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट, ये हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती है। हार्डवेयर प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स एक्सेट्रा लिख लें। assembly language is used in robotics / hardware programming, in which translation delay is minimized, in which translation delay is minimized, in which translation delay is minimized, ठीक है, बस फुल स्टॉप। हाँ महत सवाल पूछे जल्दी से। पहले कह रहे थे कि रोबोटिक्स की स्किल्स वगैरह सीखी सर, लेकिन बाय 2030 तो सर एआई जो है वो रोबोट्स भी लॉन्च कर देगा सर, उसका भी वो मतलब सारी कंप्यूटर की फील्ड ही नहीं है वैसे। अभी जो वक्त चल रहा है ना इस वक्त तक, अभी तो वो टाइम बहुत बाद में आना है, तो जब तक वो चीज़ आएगी ना तो आप वो न्यू नहीं सीखेंगे, आप उसमें बहुत सी चीज़ें सीख चुके होंगे, तो उस दौर के मुताबिक जो एडवांसमेंट्स होंगी ना वो आप जैसे बच्चे कर पाएंगे। जो न्यू बिल्कुल इन होंगे ना रिंग के अंदर, वो न्यू कमर्स होंगे, तो न्यू कमर्स को जगह ही नहीं देंगे। कौन? वो जो पुराने चल रहे होंगे। क्या ख्याल है? तो ये कंपटीशन इस तरह से चल रहा होगा, और ये बड़ी वल्नरेबिलिटी है, ये इट्स अ बिग वल्नरेबिलिटी। इधर स्किल सेट वाला बंदा कामयाब होगा या दूसरा बंदा कामयाब। स्किल सेट्स कौन सी बता रहा हूँ आपको मैं एकेडमिक्स के साथ में ये भी बता रहा हूँ, जैसे जो नीड्स होती हैं, जो डेली लाइफ की इंसान की नीड्स हैं, वो सीखें किसी तरह से। क्या ख्याल है? इंसान की नीड्स किस तरह की हो सकती हैं? लाइक यू मस्ट नो, मतलब ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियंस के काम होते हैं, प्लम्बिंग के काम होते हैं, इस तरह के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम होते हैं, अकाउंटिंग के काम होते हैं। समझ आ रही बात है कि नहीं? इस तरह की चीज़ें सीखें, मतलब डू नॉट स्टिक ओनली टू वन थिंग, यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट। हफ्ते वाले दिन सैटरडे संडे को नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर रोबोटिक्स की क्लासेस होती हैं, उसके लिए रजिस्टर करें अपने आप को। ट्राई टू लर्न हाउ टू डेवलप न्यू रोबोट्स, बनाए कैसे जाते हैं। दे विल प्रोवाइड यू विद ऑल द हार्डवेयर, आई कैन नॉट प्रोवाइड यू, ठीक है, इट्स नॉट माई प्राइमरी टास्क। बट कुछ जगह बनी है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट ही किस चीज़ पे की हुई है, इस चीज़ के ऊपर की, वो कमाते भी इसी चीज़ से, गो एंड लर्न इट। क्लियर हो रही मेरी बात क्या नहीं? उधर आके हफ्ते इतवार वहाँ पे यूटिलाइज करें। एंड यू गाइस, आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप अभी छुट्टियाँ करें, अभी आप रिलैक्स रहें, तो मुस्तकबिल आपका फिर डार्क होगा। अभी से मेहनत करेंगे तब दुनिया आगे की तरफ निकलेंगे आप लोग। और देखें दुनिया की नीड्स क्या है। आपने दुनिया में रहना ना, दुनिया की नीड्स क्या है, और उसको फिगर आउट करने की कोशिश करें कि वो कौन सी चीज़ें जिसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, और वो कौन सी चीज़ें जो मेरी सबसे बेस्ट है, जिसमें मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ खुद को, ठीक है, और वो दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ है कि दुनिया उसके बगैर दुनिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। अपने आप को उसमें बेहतर करो, आप कभी भी नाकाम नहीं हो, दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बन सकते हो। दिल का सुकून भी मिलेगा और माल भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी और दिल भी मुतमईन रहेगा। क्यों? वो आपका भी इंटरेस्ट होगा, और वो देखें मेरे 4-5 इंटरेस्ट है, मेरे 10-12 इंटरेस्ट है, उनमें से वो कौन सा इंटरेस्ट है जो दुनिया के लिए एक बेसिक नेसेसिटी है। समझ आ रही बात है कि नहीं? उसके अंदर स्किल्स अगर आपकी होंगी तो वो दुनिया की नीड होगी, तो और वो तो किसी भी तरह से प्यासा तो कुएं के पास आएगा पानी पीने के लिए, और कुआं आपके पास होगा। मिसाल समझ आई मेरी कि नहीं आई? तो उस अंदाज में खुद को ज़रा बेहतर करने, प्रोग्रामिंग की दुनिया में आते हैं तो प्रोग्रामिंग में ऐसा खुद को एक्सपर्ट बनाएं कि आप जैसे काम कोई और ना कर सके। फिर क्या ख्याल है? ऑन एन एवरेज अगर रहना तो फिर तो एवरेज ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। इसीलिए ओ लेवल्स में ज़्यादा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ए लेवल में यूनिवर्सिटी चूज़ करवाई जाती है डिग्री के साथ, ग्रेड्स अच्छे आ गए और डिग्री कौन सी करेंगे, फिर उसमें मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। देखो इसमें से कौन सा बेस्ट आपको आता है। मैं कह रहा हूँ उससे पहले ही अपने लिए रास्ता सीधा कर लो कि मैंने करना क्या।
अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करनी, लॉ करना, तो पहले से ही लॉ करो। फिर क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? लॉयर्स भी मुस्तकबिल में खत्म होंगे, टेंशन ना लें, ठीक है। डॉक्टर्स भी खत्म होंगे, सिर्फ सर्जन्स रह जाएंगे, ठीक है। वो भी वो वाले सर्जन जो मशीन सर्जरी नहीं कर पाएगी। बहुत सी मशीन अभी सर्जरी खुद करती हैं, ठीक है। जैसे अब लेज़र अपेंडिक्स रिमूवल आ गया, मशीन खुद करती है वो काम, सिर्फ चंद डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ी है, एक भी काफ़ी होता है, एक हेल्पर और एक डॉक्टर। उसमें भी ज़्यादा काम मशीन कर रही होती है। कट ऊपर नीचे लग गया, टेंशन ही कोई नहीं, अल्ट्रासाउंड निकालें, पता करें किधर है, बस निकले बाहर, ठीक है। उसको बंद किया, मशीन ने खुद ही स्टिच लगाया, ऊपर से भी स्टिच लगाया, और कहानी ख़त्म। खैर, it will take some time, but since you guys are related to software engineering, so आपको थोड़ा सा आगे का सोचना है। Do not think about 2024, ठीक है। आप जो 2030 के बारे में, 2035 के बारे में सोचेंगे तो आपकी मेहनत नेचुरली ज़्यादा हो जाएगी। अगर फिर भी मेहनत नहीं करते ना, तो you don't want to do something in future, ये बात तो कन्फर्म है। तो अब आते हैं ज़रा हाई लेवल की तरफ, ठीक है जी, सही है ना। कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर की तरफ आते हैं। दोनों के पहले मैं फ़ायदे और नुकसानात और इन दोनों में फ़र्क बताता हूँ। सिमिलरिटी क्या है? दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स हैं। दूसरी सिमिलरिटी क्या है? ईच हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, ईच हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट इज ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस। दूसरी सिमिलरिटी है। पहली सिमिलरिटी क्या है? दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स हैं। दूसरी सिमिलरिटी क्या है? दोनों एक हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट को मल्टीपल मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। ये दूसरी सिमिलरिटी आ गई। कोई तीसरी बता सकता है इसकी? कोई तीसरी बता सकता है सिमिलरिटी? लेट्स सोचते हैं, है कोई? है कोई? बस मेन यही सिमिलरिटीज है। अब इनके डिफरेंसेस की तरफ आते हैं। इनके अंदर डिफरेंसेस क्या होंगे? कंपाइलर में, चले लिखते रहें साथ साथ, पहले चलो जुबानी बताता हूँ। कंपाइलर में एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, इंटरप्रेटर में नहीं बनती। कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को आखिर में ट्रांसलेट करता है और फिर एंड पे एरर रिपोर्ट जनरेट करता है। अगर एरर्स नहीं होंगे फिर एग्जी फाइल जनरेट कर देगा, अगर एरर होंगे तो एग्जी फाइल ही नहीं बनाएगा, बोलेगा कि पहले एरर्स को रिमूव कर दो। बात समझ आ रही है? एरर्स को रिमूव कर दो, सारे एरर्स रिमूव कर देंगे। एरर्स कौन से वाले? लॉजिक एरर नहीं रिमूव होते किसी भी प्रोग्राम से, लॉजिक एरर नहीं। अगर आपको ऐड करना था और आप ऐड की जगह मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर है कि जब एरर्स रिमूव हो गए तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, कंपाइलर मतलब कोड अपने पास रखो, एग्जी फाइल दुनिया को दे दो, दुनिया अपने कंप्यूटर पे चलाती रहेगी, सॉफ्टवेयर चलेगा, लेकिन वो आपका कोड चोरी नहीं कर सकेंगे। वही बात, विदाउट द फियर ऑफ कोड गेटिंग कॉपीड, यू कैन जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द एग्जी फाइल। कंपाइलर में ये काम होता है। इंटरप्रेटर में क्या काम होता है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन इज डन, नो एग्जी फाइल इज प्रोड्यूस्ड। सो इट मींस दैट interpreter software must be present in any computer which is trying to translate the interpreted code, which needs to translate the code which is translated by interpreter. The interpreter software must be present in that code, in that computer. Additionally आपके मौजूद होना चाहिए अगर दूसरे कंप्यूटर के अंदर, एक मिनट, दूसरे कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर को आप देते हैं, आपको अपना कोड भी देना होगा और आपको उसके साथ उसके कंप्यूटर में एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द इंटरप्रेटर प्रोग्राम। इंटरप्रेटर को ट्रांसलेट करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, एक है एरर रिपोर्ट, लाइन बाय लाइन जनरेट होती है, एरर रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जनरेट होती है। अब सिंस एक वक्त के अंदर पूरा प्रोग्राम इसमें ट्रांसलेट होता है, इट बर्डनाइजेस द प्रोसेसर लॉट, समटाइम कॉजेस द प्रोसेसर टू क्रैश, sometimes causes the processor to crash. Why? Whole burden is given to the processor at once. It is good, बेहतर बात है कि, लेकिन बट स्टिल पूरे जितना भी, अब मैं 10 लाइनों की कोड की बात नहीं करूं, मैं 10,000 लाइनों की कोड की बात कर रहा हूं। जब वो कंपाइलर में लिखेंगे तब प्रोसेसर को देंगे, प्रोसेसर क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा, क्योंकि आपने इकट्ठा बहुत ज्यादा वॉल्यूम दे दिया कि इन सब में से एरर निकालो, सबको वेरिएबल्स को आपस में एक दूसरे के साथ आप टेली करो, ये करो, वो करो। तो ये समटाइम क्या करता है? बर्डनाइजेस द प्रोसेसर एंड कॉजेस द प्रोग्राम टू क्रैश समटाइम्स, ठीक है। व्हाइल व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरप्रेटर, इट डज नॉट क्रैशेस द प्रोग्राम। इसका सिर्फ क्या है कि ये डीबगिंग स्लो होता है, डीबगिंग बर्डनाइजेस द प्रोसेसर इन एन अदर सेंस। हाउ? इट विल ट्रांसलेट द एवरी नेक्स्ट लाइन फ्रॉम द स्क्रैच,
It will translate the whole program from the scratch for every next line that is written. एक लाइन लिखिए तो एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, दूसरी लाइन लिखिए दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा, तीसरी लाइन लिखिए तीसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा। तो 1 2 3 ट्रांसलेट होंगे, फिर 4 लिखिए तो 1 2 3 4 होगी, 5 लिखिए तो 1 2 3 4 5 होंगी। फिर समझ आ रही है कि नहीं? इसका एक फायदा ये है कि इसमें एरर डायग्नोस्टिक्स बहुत ईजी हो जाती है, यानी डीबगिंग बहुत आसान। डीबग किसको बोलते हैं? बग्स मींस एरर का आना। डीबग एरर के आने के बाद उसको, बच्चे बात सुने, हेलो फातिमा जिन्ना पार्क में नहीं बैठे हुए, ध्यान रखें, ठीक है। इंटरप्रेटर की बात हम कर रहे हैं। इंटरप्रेटर का मैंने कहा कि डीबगिंग इसमें आसान होती है, सिर्फ यही रीजन है बिकॉज इट इवैल्यूएट्स द एरर्स लाइन बाय लाइन। एक एरर, अब इट विल नॉट लेट यू गो टू द नेक्स्ट लाइन अनलेस यू रिमूव द एरर फ्रॉम द प्रीवियस लाइन। ये बात आसान है, समझ आती है कि नहीं? मैंने क्या बोला? फिर नेक्स्ट लाइन पे आपको जाने देगा। तो इससे फायदा क्या होता है? आपको पता चल रहा होता है कि मेरी इस लाइन के अंदर कोई ना कोई क्या है, एरर है। एंड एरर्स आर जस्ट बेस्ड अपॉन सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? अगर आप प्रोग्रामिंग के उन असूलों को फॉलो ना करें तो इट विल गिव यू ए सिंटैक्स एरर। लॉजिक एरर, कोई कंप्यूटर लॉजिक एरर नहीं निकाल सकता। लॉजिक एरर इज ऑलवेज इन द माइंड ऑफ द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर ऑलवेज थिंक्स इन द फ्यूचर कि हाउ इज इट गोइंग टू बी व्हेन इट, अगर ऐसे हो जाए, अगर ऐसे हो जाए, अगर, तो वो ऑल एक्सपेक्टेड ऑप्शंस अपने जहन में रख के उस तरह की कोई चीज बना रहा होता है ताकि मुस्तकबिल में अगर कोई बंदा इस्तेमाल करे तो वो उसको ठीक तरह से उसका इंटरेक्शन हो उसके साथ। ठीक है ये बात। दूसरी चीज जी, मुख्तलिफ असल में जरूरत होती है, नीड होती है हाई लेवल और लो लेवल के अंदर के एरर डायग्नोस्टिक्स लाइन बाय लाइन होती हैं। किसी के अंदर अब कुछ इस तरह के भी कह लें कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं जो पार्शियली इंटरप्रेटेड होते हैं और पार्शियली कंपाइल्ड होते हैं, दोनों एक के अंदर चल रही होती है। जब दुनिया ग्रो कर रही थी तो वो बारी बारी ग्रो कर रही थी, एकदम नहीं ग्रो किया उसने, ठीक है। तो इसलिए ये दो अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ट्रांसलेटर्स अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। किसी दौर के अंदर पहले हाई लेवल को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मैं 50s की बात करूं तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस वक्त हाई लेवल लैंग्वेज का। उस वक्त तो सॉफ्टवेयर एक नया नया आ रहा था। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हुई थी वो तो मशीन कोड में हुई थी। मशीन कोड से असेंबली में बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई थी। फिर उसके बाद इंटरप्रेटर्स की तरफ आए थे, कंपाइलर्स एंड में आए थे। फिर बात समझ आ रही है कि नहीं? सो इंटरप्रेटर्स अभी भी इस्तेमाल की जाते हैं फॉर द एरर डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, फॉर द रिसर्च पर्पसेस। बट सिमिलरली कंपाइलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि कोड को हाइड करके आपको सारी चीजें दे दी जाए। इंटरप्रेटर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कंपाइलर्स आपके जो कह लें कि शेयरवेयर्स का जो सा होता है, शेयरवेयर एक है ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स दे दिया जाता है यूजर को कि ये लो सोर्स और अपनी मर्जी के मुताबिक इसको तब्दील करो, ठीक है। तो आपके पास वो एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उनको समझता हो, ठीक है। तो सिमिलरली कंपाइलर्स क्या होते हैं, वो बंदा जो अपना कोड नहीं देना चाहता तो वो कोड को कंपाइल करके दे देगा आपको। क्लियर हो रही मेरी बात? एक्जी फाइल दे देगा आपको कि यार इसको रन करें। तो ये रिसर्च पर्पस के लिए भी एक तरह से काम आ रही है, या कह लें कि बिजनेस के तौर पे भी चल जाती है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे।